ईरान हारेगा नहीं, यानी हारने का मतलब यह है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, वो सफ़ेद झंडा नहीं दिखाएगा, वो लड़ेगा चाहे ख़त्म हो जाएगा। शहादत ईरान के लोगों की रगों के अंदर है। भड़वागिरी, दलाली करना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करना, ये इंडिया के शासक वर्गों की रगों के अंदर है। ये इजराइल के शासकों की रगों के अंदर है। ये अमेरिका के शासकों की रगों के अंदर है। ईरान की जनता की रगों के अंदर ये नहीं है। ईरान के साथ जो मोदी जी ने किया है, ट्रंप ने किया है या नेतन्याहू ने किया है, नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतजार ही कर रहा था कि आइए सर और देखिए क्या क्या किया जाए। मोदी जी का जो एक ख़ास बात यह है कि जब भी वो कोई संकट में होते हैं तो कोई बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। मोदी इसके माहिर हैं। मोदी एक आरएसएस के कैडर के तौर पे, आरएसएस के ट्रेन नेता के तौर पर इस बात को जानते हैं कि किस तरह से आपने विपदा का फ़ायदा उठाना है और कैसे विपदा पैदा की जाती है। किसी ने क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्या सबूत देना है? मोदी जी खुद कह रहे हैं मेरा वो फादरलैंड है, इंडिया उनकी मदरलैंड है। मदरलैंड और फादरलैंड के बीच में क्या रिश्ता होता है तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप गीता प्रेस की किताबें पढ़ लीजिए कि औरत का काम जो होता है बच्चे पैदा करना और बाप का काम होता है वो राज करना। तो फादरलैंड ही राज करेगा और वो राज कर ही रहा है। एक ऐसा तूफान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। गाज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडवल इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हमेशा लड़े, किसी का गुलाम नहीं हुए। इस्लाम आ गया वहाँ, इस्लाम आ गया मिडवल टाइम्स में, और अरब से इस्लाम आया और ये लोग मुसलमान हो गए। कन्वर्जन के बाद भी जब ये ईरान पूरा मुसलमान हो गया तो उन्होंने अरबी ज़बान को मानने से इनकार कर दिया। हम अरब के खलीफा को मानेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको टैक्स देंगे, लेकिन हम खुतबा किस ज़बान में पढ़ेंगे? फ़ारसी के अंदर पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। हम जिस देश में रहते हैं ना, उसमें अगर किसी का शव जा रहा होता है, किसी भी धर्म के आदमी का शव जा रहा होता है, तो हम सब खड़े हो जाते हैं और अकीदत में सर झुका देते हैं। लेकिन एक देश का सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं होती है, खामोशी होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ईरान का क्या इतिहास है, ईरान और भारत का क्या रिश्ते हैं, और इज़राइल क्यों बीच में है और हम इज़राइल के करीब क्यों होते जा रहे हैं। इसी को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। सर, युद्ध शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा था और दौरा ख़त्म होते ही युद्ध की शुरुआत हो गई है। इसको कैसे आप समझ रहे हैं सची से? नहीं, यानी देखिए, ईरान के साथ जो मोदी जी ने किया है, यानी ये जो मोदी जी ने किया है, ये ट्रंप ने किया है या नेतन्याहू ने किया है, ये एक तिकोना, एक एक्सेस है। अगर आप इनको तीनों को नहीं समझेंगे तो आप, और इन बड़ी ज़बरदस्त इनके बीच में आइडियोलॉजिकल और एक तरह से जिसको वो धार्मिक एकता भी कहते हैं, वो हमारे सामने निकल कर सामने आती है। यानी अगर किसी एक देश को, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र जिसको माना जाता है, उसको अगर रुस्वा किया है, उसको जलील किया है और उसके प्रधानमंत्री ने किया है, तो इससे ज़्यादा ज्वलंत, इससे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता है। आपने सही कहा कि नेतन्याहू के साथ, वहाँ नेतन्याहू के मिलने के तुरंत बाद ही ये शुरू हो गया कि तो जैसे नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतज़ार ही कर रहा था। नेतन्याहू उस मीटिंग का इंतज़ार ही कर रहा था कि आइए सर और देखिए क्या क्या किया जाए। जो मोदी जी का जो एक ख़ास बात यह है कि जब भी वो कोई संकट में होते हैं तो कोई बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। उधर नेतन्याहू बड़ा संकट में है, चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव तो हो भी जाते हैं लेकिन वो कैसे कोर्ट में लड़ लड़ा के वो उसको रुकवाता रहा है और वो इस बात का इंतज़ार करता रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो चुनाव जीत जाए। और ये सब मान रहे थे, जो इजराइल के अखबार हैं वो मान रहे थे कि नेतन्याहू का जीतना
बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे 2002 के बाद जो चुनाव होने थे गुजरात के अंदर, मोदी जी का जीतना असंभव था, लेकिन आप देखिए कि वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बाद मोदी कितनी आसानी से जीते थे। मोदी इसके माहिर हैं। मोदी एक आरएसएस के कैडर के तौर पे, आरएसएस के ट्रेन नेता के तौर पर इस बात को जानते हैं कि किस तरह से आपने विपदा का फ़ायदा उठाना है और कैसे विपदा पैदा की जाती है, कैसे संकट, कैसे क्राइसिस, कैसे ट्रेजेडी निर्मित की जाती है। मोदी जी उसके ख़ास हैं। आप पुलवामा ले लीजिए, आप 2002 ले लीजिए, मतलब कितने 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 उदाहरण हैं। और किसी ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्या सबूत देना है? मोदी जी खुद कह रहे हैं मेरा वो फादरलैंड है, मेरा वो फादरलैंड है। इंडिया उनकी मदरलैंड है। और मदरलैंड और फादरलैंड के बीच में क्या रिश्ता होता है? तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप गीता प्रेस की किताबें पढ़ लीजिए कि औरत का काम जो होता है बच्चे पैदा करना और बाप का काम होता है वो राज करना। तो फादरलैंड ही राज करेगा और वो राज कर ही रहा है। और ये मोदी जी पर तो बात करेंगे, वो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सा हम ये भी देख लें, आज 9वां दिन है ईरान पर हमलों का। एपिक फ्यूरी, यानी एपिक फ्यूरी के बेमिसाल तूफ़ान, एक ऐसा तूफ़ान जो कभी इतिहास में कभी देखा नहीं गया। 24 घंटे के अंदर ईरान ख़त्म हो जाना था। फिर उसके बाद वो हुआ कि अभी एक दिन और रुक लीजिए, अभी सबसे बड़ा हमला होना है, वो भी हो गया। उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है, उसके बाद उससे बड़ा हमला होना है। उसके बाद ये था कि ईरान की सारी जनता बाहर आकर जो है उनको उठाकर फेंक देगी और फिर ट्रम्प साहब आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जनाब आप बता दीजिए ईरान का राजा कौन होगा। वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अमेरिकी सेना जानी थी, लेकिन पता लगा नहीं, वो तो जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कुर्द की सेना को आप कह रहे हैं। एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश का मुखिया, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का मुखिया, वो एक छोटे से कुर्द लोगों को कह रहा है कि तुम जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनको ख़त लिखे जा रहे हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि आप जाइए और आप कब्ज़ा कीजिए ईरान पर। तो कितना हल्कापन, कितना ढकोसलेबाजी और कितनी कमीनगी हो रही है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आप इस बात को देखिए कि यही बात नेतन्याहू ने गाज़ा के बारे में कहा था। गाज़ा के बारे में क्या कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, 48 घंटे के अंदर हम पूरा हमास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उनके सारे हमने बंद कर दिए, उनके जो सारे टनल्स थे ये सब थे, और पूरा जो है ये छोड़कर भाग जाएंगे जो फ़लस्तीनी है गज़ा में जो है फ़लस्तीनी छोड़कर भाग जाएंगे। कोई नहीं छोड़कर भागा। किसी ने सफ़ेद झंडा नहीं दिखाया कि जनाब हम हमास के चक्कर में आ गए थे, हम गलत उनके बहकावे में आ गए थे और हम सरेंडर कर रहे हैं और हम कोई इज़राइल का हिस्सा बना लो। बिल्कुल नहीं हुआ। कोई एक सफ़ेद झंडा, इन्होंने जो अपने वहाँ गद्दार भेजे थे, मुसलमान गद्दार, जिनको बदूइन भी कहते हैं बहुत सारी बार, कुछ बदूइन फैमिली हैं जो हमेशा से यहूदी ज़ायनिस्ट के साथ रहे हैं, तो उनकी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाकी आप देखिए 1 लाख के करीब शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 40% से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। सारे अस्पताल ख़त्म कर दिए गए, सारे संस्थाएं, स्कूल ख़त्म कर दिए गए, सारे कुएं ख़त्म कर दिए गए, सारे पानी की चीज़ें ख़त्म कर दिए गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम इज़राइल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो लड़ाई जारी है ना। आप ईरान के साथ आप कर रहे हैं, और ईरान को शायद वो गज़ा को नहीं जानते थे, ईरान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ईरान क्या है, ज़रा मैं इसका इतिहास में, एक मिडिवल इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूँ। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक दूसरा है आर्मेनिया की सभ्यता कहते हैं, एक है इजिप्ट की सभ्यता, वो कई बार कहा जाता है कि वो एक ही है, और ये पर्शिया की सभ्यता है। ये सभ्यता कितनी ज़बरदस्त है कि इसने जो साहित्य पैदा किए, इसने जो नियम कानून, राज्य चलाने के जो कानून पैदा किए हैं, इनका जो राज था वो लगभग आधी दुनिया पर फैला हुआ था। ये पर्शियन जो पूरा उस सभ्यता को एक नाम भी है उसका। तो
ये और हमेशा लड़े, किसी का ग़ुलाम नहीं हुए। इस्लाम आ गया वहाँ, इस्लाम आ गया मिडिल टाइम्स में, और अरब से इस्लाम आया और ये लोग मुसलमान हो गए। और इसमें कुछ मैसेज की वजह से मुसलमान हुए, लेकिन तलवार का भी रोल चला वहाँ पर, उसमें तलवार का भी रोल चला, जो अरब से जो लोग आए थे और वो वहाँ पर वो लोग आग की पूजा करते थे और वो उनको मारा गया और काफ़ी कन्वर्ट किए गए। लेकिन कन्वर्जन के बाद भी जब ये ईरान पूरा मुसलमान हो गया तो उन्होंने अरबी ज़बान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो जुमे का खुतबा होता है, जो नमाज मस्जिद में जो खुतबा होगा या ईद पर जो खुतबा होगा, वो अरबी में नहीं होगा। हम खलीफा की स्तुति करेंगे, हम अरब के खलीफा को मानेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको टैक्स देंगे, लेकिन हम खुतबा किस ज़बान में पढ़ेंगे? खुतबा हम फ़ारसी के अंदर पढ़ेंगे। इसको दुनिया का, जो मेरी स्टडी है, दुनिया का सबसे पुरानी कल्चरल तहरीक कहते हैं, कल्चरल मूवमेंट कहते हैं, रेसिस्टेंस की मूवमेंट, एक टक्कर लेने की, एक प्रतिरोध का, इसको शुबिया मूवमेंट कहते हैं। यानी हम, शुबिया का मतलब होता है एक नेशन, एक लोग, एक ख़ास जगह के लोग। हम कई बार लोग इसको भाषा से कंफ्यूज करते थे, भाषा नहीं, इसका एक हम ख़ास जगह के लोग जिनकी पहचान क्या है, वो एक भाषा बोलते हैं, ख़ास जगह में रहते हैं, उनकी एक ख़ास तरह की सोच है, उनकी एक ख़ास तरह की सोशल सोच है, पॉलिटिकल सोच है, इकोनॉमिक सोच है। 600 से 700 साल लंबी ये आंदोलन है अरब हेजेमनी के ख़िलाफ़, अरब दादागिरी के ख़िलाफ़, कि हम मुसलमान हो गए लेकिन हम अरबी ज़बान नहीं अपनाएंगे, हम फ़ारसी ज़बान अपनाएंगे। हज़ारों मौलवी, मौलाना, क्लेरिक्स, इस्लाम के मानने वाले, फ़ारसी बोलने वाले, कवि, पोएट, जो लोग खुतबा सुनने जाते थे फ़ारसी वाला, उनको जो शहीद किया गया। जो मिडिवल पीरियड है उसके अंदर इससे बड़ा दुनिया का कोई कल्चरल मूवमेंट नहीं है, मुसलमानों के बीच में ही है। इस तरह का कल्चरल मूवमेंट बाद में माओ के में हम देखते हैं। कल्चरल मूवमेंट जो माओ का हम प्रोलिटेरियन कल्चरल मूवमेंट, जो वर्किंग क्लास का कल्चर मूवमेंट जब वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम कल्चर मूवमेंट क्या है कि ठीक है, हम रूसी क्रांति को मानते हैं, मार्क्स एंजल्स को मानते हैं, लेनिन को मानते हैं, लेकिन इसके जो आधार होंगे चीनी क्रांति के, उसकी अपनी पहचान होगी। वो कल्चरल जो होगा वो चीनी कल्चर को लेकर होगा। तो और वो वर्किंग क्लास बेस्ड होगा, वर्कर्स करेंगे उसको। तो इसी तरह से उन्होंने लड़ा। तो ये जानते नहीं हैं कि ईरान क्या है, और ईरान गुलाम कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, देखिए ईरान किस से लड़ रहा है। एक तो ये मुसलमान बनाम अब लड़ाई सिर्फ यहूदी नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है। ये मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया में 3-4 तरह की ज़ायनिज़्म है, सुहनियत है। एक ज़ायनिज़्म है जो ओरिजिनल है नेतन्याहू का, जवीश ज़ायनिज़्म। उसके बाद ये यहूदी ज़ायनिज़्म का मतलब क्या है, यानी फासीवाद, सहूनियत वाली फासीवाद, ये उसका ओरिजिनल है। उसके बाद क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है जो ट्रम्प वगैरह और ये इंग्लैंड का जो रूलर्स हैं और ये सब करते हैं। उसके बाद हिंदुत्व ज़ायनिज़्म है, मोदी। इस्लामिक ज़ायनिज़्म है, ये जो सारे के सारे मुसलमान देशों के जो राजा जो आज सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इतने हमले ईरान ने इज़राइल पर नहीं किए जितने इन जगहों पर किए हैं जहाँ से के सारे अमेरिका के अड्डे हैं, और उनमें बहुत सारे अड्डे इज़राइल के भी हैं। अमेरिका का नाम लगा है बाहर, और उसका नियंत्रण किसके पास है? एक है। और अमेरिका और नेतन्याहू के तो इंटेलिजेंस में कोई अंतर ही नहीं है। आप ये जानते हैं कि जो अभी अली खमेनाई साहब को जो शहीद किया गया है, उसको CIA कह रहा है कि हमने सहारा दिया है।
हमने सारे सब कुछ जो बताया हमने बताया। उसके बाद हमास के जो चीफ थे जो ईरान के अंदर जो शहीद किए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने कहा था कि तो सारा हमारी इंटेलिजेंस है जो हमने दिया, तो उनके बीच में तो कोई अंतर नहीं। तो जब अमेरिका कोई अड्डा चला रहे हैं बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, तो वो इजराइल ही चला रहा है इसको। आप इसमें कोई किसी को अगर गलत फहमी हो तो वो फिर ज़ायनिज़्म का दलाल है। यानी वो जब आप ये अरब देशों के जो अय्याश ये हैं जिनके हरमों के अंदर पता नहीं 10-10, 20-20 तो ऑफिशियल बीवियां हैं, तो इनका जब आप ये बोले कि हमारे यहाँ हमला कर दिया, अरे तुम्हारा है क्या? तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारा हवा, तुम्हारे हर चीज़ तो तुम्हारा सारा पैसा यूरोप और अमेरिका के बैंकों के अंदर है। तुम सारा तेल उनको बेचते हो। तुम्हारा 5 मिनट तुम्हारा राज नहीं चल सकता अगर अमेरिका तुम्हारा बाप ना हो, अगर इजराइल तुम्हारे साथ ना हो। तो उनसे जब भेजा जा रहा है, उन पर जब जवाब दिया जा रहा है, तो वो इजराइल और अमेरिका से ही हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ईरानियों की, देखिए एक समझदारी के उन्होंने कहा है कि अगर इससे गड़बड़ हुई है तो अगर आपको धक्का या दुख लगा है तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब तो अरबों ने देना है। अच्छा, अब ज़रा हम फिर अपने देश पर आते हैं। मोदी साहब, एक देश का चीफ, सबसे बड़ा चीफ ऑफ द स्टेट, वो शहीद किए जाते हैं, एक साजिश के तहत शहीद किए जाते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस का मुखिया कह रहा है ये गैर कानूनी है। दुनिया की यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये गैर कानूनी है। फ्रांस का प्रेसिडेंट जो दलाल है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, दलाल है सहूनियत का, वो तक कह रहा है कि ये इंटरनेशनल कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। दुनिया के बहुत सारे देश कह रहे हैं नहीं देता है। भारत नहीं सवाल कर रहा है। तो ये आपने उनको मार दिया। आप कितने दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले ना? कभी भी नहीं, आज तक नहीं बोले। 5 दिन के बाद एक इनका मोदी जी का एक कठपुतली, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाके वहाँ किताब साइन कराया जब 50,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी, मुसलमान, सिख, ईसाई जाकर साइन कराया उस किताब को। शर्म नहीं आई होगी? अच्छा, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, किस तरह से भारत शामिल है इजराइल के साथ, उसका एक दूसरा उदाहरण देखिए आप। 3 जहाज़ आए ईरान के, हाँ, यहाँ पर एक नेवल एक्सरसाइज किया, इंडिया ने नेवल एक्सरसाइज की जी। पाकिस्तान नहीं आया, चीन नहीं आया, रूस नहीं आया, ठीक है जी। ईरान आया, आपका मेहमान है। आपके जाते हुए एक जहाज़ उन्होंने तारपेडो कर दिया। 150 के करीब लोग मारे गए, 180 के 30 के करीब लाशें आई हैं। मतलब करेक्शन आप करा सकते हैं इसमें, कुछ और भी हो। और उस पर कोई ऑब्जेक्शन, उस पर कोई एतराज़ किया? बिल्कुल नहीं किया। जब सारी दुनिया के अंदर हंगामा हो गया तो 5 दिन के बाद वो गए साइन करने के लिए, और अभी जो है वो बोल रहे हैं कि देखिए अभी हमने भी कोचीन में अपनी यहाँ एक रख दिया है, और उसके बाद वो जो है हमारे यहाँ हमने तो ख़बर दी नहीं, तो ख़बर किसी और ने पता नहीं कैसे दी होगी। और ये कौन देश कह रहा है? ये मोदी साहब का देश कह रहा है, जो ये कहते हैं कि हम इंडियन ओशियन के गार्जियन हैं। भारत जो है वो गार्जियन है इंडियन ओशियन का, हम उसके सरपरस्त हैं, हमारी निगरानी के अंदर है। अच्छा, और उसमें सबसे हास्यास्पद तो एक क्लाउन है, एक वो क्लाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जोकर है, जो आरएसएस का चीफ, जिसका नाम है मोहन भागवत ने कल बयान दिया। वैसे तो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, कि जनाब ये जो जहाज़ डूबा है वो तो श्रीलंका के पानी के अंदर डूबा है। ये वो बंदा है जो ये कहता है कि एक अखंड भारत है। अखंड भारत में क्या क्या है? म्यांमार है, बंगाल है, बांग्लादेश है, हाँ जी, नेपाल है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सब हैं, सब के अंदर है। श्रीलंका उसके अंदर है। वो ये बता रहा है कि अब भारत, अखंड भारत का किधर चला गया, कहाँ घुस गया, इनको अब वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, आप मोदी और
इनके मोदी और इसका जो दोस्ती है उसके बारे में कोई शुबा है किसी को शुबा है? जब ये पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर गया 2017 में, जुलाई 2017 में, तो क्या क्या इन्होंने कहा था, किस किस तरह की बातें हुई थी, ये हम इसको बहुत सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि गले मिले थे दोनों, और दोनों जो गले मिले थे, मोदी जी ने उसको 4 जुलाई 2017 को गए थे पाथ ब्रेकिंग जर्नी, और उन्होंने कहा था कि मैं जो भी सारे दीवारें हैं वो सब ढाने के लिए मैं आया हूँ।